हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने 12th के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी है और आप आगे भी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम CUET एग्ज़ाम के इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के फुल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जिनको CUET एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करके आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हो और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अब जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि आप इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। तो देखो, इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है उसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना होता है। इकोनॉमिक्स के पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट्स का टाइम पीरियड जो है वो मिलता है। आपका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर बैठकर ही आपको पेपर देना होता है। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और 50 क्वेश्चन है, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो यहाँ पर 250 होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है। इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे ना तो आपका 1 नंबर जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एग्जाम को तुक्का लगाकर पास जो है वो ना कर पाए, ठीक है। हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज जो है वो दी जाती है, यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का रहता है और क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट करते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है या फिर नहीं है। यानी कि आप इस एग्जाम को रट्टा लगाकर पास नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना उसको 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है और इन पार्ट्स का नाम रखा गया है कोर्स। तो एक एक करके इन 3 पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट है आपका कोर्स 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस कोर्स के अंदर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पढ़ते हो, ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो हमारा यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस यूनिट के अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जैसे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसके अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम को अचीव करने की जो यूटिलिटी अप्रोच है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद 1 और 2 कमोडिटी केसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, कंज्यूमर बजट के बारे में हम पढ़ते हैं और ऑप्टिमल चॉइस ऑफ अ कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिमांड के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि मार्केट डिमांड क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। उसके बाद डिमांड कर्व में जो मूवमेंट्स होती हैं उसको हम पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करते हैं उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट 2 है उसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद टीपी, एमपी, एपी कर्व्स की जो शेप्स हैं उनके जो मीनिंग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर कॉस्ट और रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स जिसके अंदर फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू आ जाती है और उसके रिलेशनशिप आ जाते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एमसी और एमआर की हेल्प से कैसे अचीव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर यूनिट 3, इसका नाम है द थ्योरी ऑफ द फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम प्राइस,
उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई में शिफ्ट आता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मार्केट सप्लाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई का मूवमेंट कैसे होती हैं, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। इन टॉपिक्स के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है आपका यूनिट 4, जिसके अंदर हम मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही छोटा यूनिट है, जिसके अंदर हम मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम एप्लीकेशन जैसे कि प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, ऐसे टॉपिक को हम कवर करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका कोर्स 2, यह है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं, ये पढ़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है। उसके बाद इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है वो कैसे होता है, उसके बाद नेशनल इनकम को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर है, वो है वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइजेस एंड मार्केट प्राइजेस, जीडीपी एंड वेलफेयर, इन टॉपिक्स को भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद यूनिट 2, इसके अंदर हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मनी क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर ये क्या होते हैं। फिर सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी टूल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आता है यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, इसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, मनी सप्लाई, इसमें हम चेंजेस करके इन प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। मल्टीपल मैकेनिज्म, ये टॉपिक्स हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आता है यूनिट 4, ये गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर यहाँ पर रिसिप्ट्स की क्लासिफिकेशन, एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। इसके अंदर हम रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिशिट बजट क्या होता है। ठीक है। और गवर्नमेंट डेफिशिट को ठीक करने के मेजर्स यहाँ पर क्या क्या हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर यूनिट 5, ये ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, उनके मीनिंग, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिशिट के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर फिक्स और फ्लेक्सिबल रेट्स आ जाते हैं। ठीक है। और फ्लोटिंग को कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाता है, ये कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मैकेनिज्म क्या है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर मैनेज फ्लोटिंग को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोर्स 3, यानी कि तीसरा पार्ट, यह है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी की कैसे डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम इस कोर्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला जो आपका यहाँ पर यूनिट है वो है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारी जो इंडियन इकॉनमी थी इंडिपेंडेंस के आसपास, वो कैसी थी उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है और 5 ईयर्स प्लान्स हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके। उसके बाद मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 के अंदर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद की चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे, जैसे कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लेकर आया गया, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या कंपोनेंट्स थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सभी चीज़ों को हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। फिर यूनिट 3 के अंदर करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकॉनमी, इसके बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। मतलब क्या क्या चैलेंजेस इंडियन इकॉनमी फेस कर रही है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक है। हम उसको कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है, ह्यूमन का मतलब ह्यूमन कैपिटल का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और एजुकेशन सेक्टर की क्या ग्रोथ रही है इंडिया के अंदर, वो हम पढ़ते हैं। फिर रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि की इशूज़, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम,
एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्रॉब्लम एंड चॉइसेस पॉलिसीज। फिर आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड फंक्शंस, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस यूनिट के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पर यूनिट 4। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं नेबर्स के साथ, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया की जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है उसको चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, सेक्टरल डेवलपमेंट के अंदर और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर। फिर क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम अपना रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस जो है वो किया जाता है। मतलब कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जब भी मैं डिस्कस करने का मतलब है कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, आप उसके बारे में अच्छे तरीके से समझोगे। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस था। तो मेनली अगर आप देखोगे तो 12वीं में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको चेंज हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको बता दूं तो 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह हुआ है वो आप यहाँ पर जो है वो पढ़ते हो। तो काफ़ी लेंदी यहाँ पर सिलेबस है, पर आपको घबराना नहीं है। इसकी क्लासेस जो है वो मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने चैनल के ऊपर जो है वो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। MCQs वगैरह, मैराथन क्लासेस। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और अगर आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस जानना है, आपको बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस जानना है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स डोमेन के सब्जेक्ट हो, मतलब अगर आप कॉमर्स डोमेन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो इनका सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर देख लेना, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन।